अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपको नावल मेरा गैंगस्टर कैसा लग रहा है, अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, वरना कोई भी इंसान इस हद तक नहीं जा सकता। और उसका बाप भी तो कहता था कि उससे बहुत बड़ा गुनाह हुआ, यकीनन वो यही गुनाह था। रेस बहुत देर बाद गनवा ने उसे पुकारा, नगीन की जो बेटी बाबा ले आए थे वो कौन है, गनवा ने पूछा, लेकिन रेस कुछ ना बोला, बस उसे देखता रहा। प्लीज ये मत कहना ये जुल्म मेरी माँ के साथ हुआ है। गनवा की आंख से आंसू छलके, बचपन से ही वो माँ के लमस को तरस रही थी। बताओ ना, क्या वो बच्ची मैं नहीं हूँ। वो बिन पानी के मछली की तरह मचलते रेस का गिरबान छिचोड़ रही थी। वो बच्ची तुम ही हो। हाँ, ये सारा जुल्म तुम्हारी माँ के साथ हुआ है। शाह और कोई नहीं, तुम्हारी खाला का बेटा है। लेकिन ये बात शायद शाह भी नहीं जानता, वरना शायद वो ये सब कुछ न करता, या फिर शायद उसका निशाना अबान नहीं तुम होती। रेस बताया जा रहा था, लेकिन शायद अब गनवा के सुनने की हिस्स खत्म हो चुकी थी। अगले ही लम्हे वो बेजान वजूद लिए जमीन पर गिरने लगी। जब रेस ने हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा, वो बेहोश हो चुकी थी। रेस बेचैनी से उसके हाथ पैर सहलाने लगा और जितना जल्दी हो सके उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगा। लाला चाह चुका था, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान छोड़ गया था। तुम्हारी बेटी मेरे पास है, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उसकी बहुत अच्छे से परवरिश की है। मैंने उसकी शादी कर दी और लड़का बहुत अच्छा है। मैंने उसे बिल्कुल अपनी बेटी बनाकर पाला है। उसे एक पल को भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसकी माँ का गुनहगार हूँ। वो मुझे अपना बाप समझती है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि नहीं, उसका बाप नहीं बल्कि उसकी माँ का लुटेरा हूँ, तो मुझसे नफरत करने लगेगी, बेतहाशा नफरत। कैसे समझाऊंगा मैं इसे। और मेरी दूसरी बेटी तुम्हारे शाहजर के पास है, वो उससे तुम्हारा बदला ले रहा है। उसने मेरी बेटी पर बहुत सितम ढाए हैं, बहुत ज्यादा। उसने उसे मेरी आंखों के सामने बेतहाशा मारा है, बेदर्दी से उस पर तशद्दुद किया है और उसे अपने निकाह में लेकर मुझसे बहुत दूर लेकर आया है। मेरी बेटी को सिर्फ तुम बचा सकती हो, मेरी मदद करो। पागलों की तरह उसके आगे हाथ जोड़कर वो शख्स रो रो कर वापस चला गया। ये नहीं था कि उसे उस पर तरस नहीं आया, उसके अंदर आज भी वो नगीन जिंदा थी जिससे किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती थी। लेकिन वो क्या करती, वो अपने बच्चे के सामने कैसे जाती, कैसे उसे बताती कि उसकी आने अब पाक दामन औरत नहीं रही, एक तवाइफ बन चुकी है। लेकिन वो उस आदमी का एहसान भी नहीं चुका सकती थी। उसने उसकी बेटी की जिंदगी बचाई, उसकी परवरिश की, उसकी अच्छी जगह शादी कर ली, वरना अब तक तो उसकी बेटी का वजूद भी इस दुनिया में न होता। लेकिन उसका मकरूर नाक वाला शहजादा किसी की जिंदगी तबाह कर रहा था और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अबान उठकर बाहर आई तो शाह स्विमिंग कर रहा था। उसे पानी के पास बैठना पसंद था, लेकिन उसे समझ भी नहीं आती थी। मुल्तान वाली हवेली में भी उसका ठिकाना और फेवरेट काम स्विमिंग पूल के पास बैठकर ठंडे पानी में अपने पैर रखना था। वो पहले तो काफी देर उसे ऐसे ही स्विमिंग करता देखती रही, फिर उसकी नजर कुत्तों पर गई जिनकी जुबान जमीन तक लटक रही थी। हाँ, ये कुत्ते हैं कि चुड़ैल, इतने खतरनाक। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई और बिना कुत्तों की तरफ देखे अंदर की तरफ तोड़ लगा दी। राहत बाबा, अगर वो कुत्ते रस्सी तोड़कर अंदर आ गए तो। अंदर कमरे में जाने की बजाय किचन में राहत बाबा के पास आई। अरे बेटा, कुछ नहीं होता, ये कुत्ते हमें पहचानते हैं। मैं कितने वक्त से यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे आने के बाद आए हैं ये, लेकिन मैं तो कल ही आई हूँ, मुझे तो नहीं पहचानते ना। अगर ये मुझे काट लिया तो? अबान ने मासूमियत से पूछा, जिस पर राहत लाला मुस्कुराने लगे। शाह साहब बाहर हैं, उनके बाहर होते हुए ना तो वो कुत्ते बाकी होते हैं और न ही भौंकते हैं। वो अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं। ये शाह साहब के बहुत वफादार हैं, उनके होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। आपको पता है राहत बाबा, मेरे बाबा भी बिल्कुल आपकी तरह बातें करते हैं। आपको देखकर मुझे उनकी याद आती है। अबान ने उदास से लहजे में बताया। जब अपने पीछे किसी को महसूस किया, मुड़कर देखा तो शाह कंधे पर टॉवल फैलाए उसे ही देख रहा था। किसी की याद आ रही है तुम्हें? लहजे में सर्द मोहरी साफ आ जाती। किसी की नहीं, अबान जल्दी से बोली, क्योंकि शाह अपना वादा निभा रहा था। लेकिन अबान ने फिर से लाला की बात की थी, वो भी उसकी गैर मौजूदगी में। जाओ जल्दी से मेरे कपड़े निकालो। इससे पहले आज तक शाह ने उसे अपना कोई जाती काम न करवाया था, इसलिए वो परेशान सी हो गई। लेकिन उसके सर्द मोहर नजरों से बचने के लिए फौरन कमरे की तरफ भाग गई। बाबा, किसी मुलाजमा का इंतजाम करें अबान के लिए। बस इतना कहकर वो अपने कमरे में आ गया। शाह कमरे में आया तो वो उसके कपड़े निकाल चुकी थी। ये ले आपके कपड़े मैंने निकाल दिए हैं। उसे कपड़े पकड़ाकर अबान जाने लगी, जब शाह ने अचानक उसका हाथ थामा और उसे अपने करीब खींच लिया। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अचानक सवाल पर वो बुरी तरह बौखलाई। हाँ, जबान उसका साथ नहीं दे रही थी, इसलिए सर को जोर से हिलाया, जैसे यकीन दिलाने की कोशिश की हो। उसकी सदा पर वो मुस्कुराया।
उसका घबराया हुआ रूप वो हमेशा अपने दिल में उतरता महसूस करता था। अच्छा बताओ, मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचा। आपको बस पसंद? उसका चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के करीब था। बात करते थे तो वो बार बार उसके होंठ उसके चेहरे से मस हो रहे थे। इसलिए वो अपना चेहरा कभी दाएं जानिब तो कभी बाएं जानिब कर रही थी। उसकी घबराहट से उसका दिल मजीद बेईमान हो रहा था। डॉग्स, कुत्ते आपको पसंद है? आखिर उसके जवाब से उसके चेहरे पर सख्ती आ गई, जिसे देखकर जवाब गलत होने का अंदाजा लगा लिया। ब्लैक सूट बहुत पसंद है आपको? उसने एक और जवाब दिया, लेकिन उसे न सिर्फ चेहरे की सख्ती बल्कि उसकी कमर पर हाथ भी गिरफ्त हो चुकी थी। हाथ की गिरफ्त भी सख्त हो चुकी थी। यकीनन ये जवाब भी गलत था। स्विमिंग? स्विमिंग बहुत पसंद है आपको? उसने जल्दी से एक और कोशिश की, लेकिन उसके साथ ही उसके बाल उसकी मुट्ठी में आ गए। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यहाँ किसे परवाह थी? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, ये भी नहीं जानती कि मुझे क्या पसंद है? ये आंसू क्यों आ रहे हैं तुम्हारी आंखों में? हाँ, वो इतनी सख्ती से बोला था कि वो कांपने लगी। नहीं आ रहे। उसने जल्दी से चेहरे पर हाथ फेरा, लेकिन अपने बालों पर गिरफ्त मजीद सख्त होती महसूस हुई। उसने उसके बालों से पकड़कर एक बार फिर से अपने करीब तय किया। तुम पसंद हो मुझे सबसे ज्यादा। उसका चेहरा बिल्कुल करीब करके बोला, उसकी सांसों की तपश जो अपने होंठों पर महसूस कर रही थी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा है, लेकिन तुमसे ज्यादा कुछ नहीं। आई बात समझ? उसके आंखों में देखते हुए उसके होंठों को फोकस किया। आई बात समझ? जवाब न मिलने पर वो गुस्से से ठाड़ा। जी वो बस इतना ही बोल पाई। गुड गर्ल, मुस्कुराकर कहते उसके लबों को अपने होंठों से कैद किया। रेज उसे अभी अस्पताल से वापस लेकर आया था। जहनी दबाव की वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। रेज भी बहुत परेशान था और माँ भी बहुत परेशान थी। रेज उसे अपने कमरे में आराम करने का बोलकर बाहर निकल आया, जबकि गन्ना की आंखों से आंसू अब भी खत्म ना हुए थे। गन्ना प्लीज रोना बंद करो। रेज कमरे में आया तो वो रो रही थी। कैसे रोना बंद करो रेज? आप नहीं समझ सकते एक बदकिरदार इंसान की बेटी होना कितनी शर्मिंदगी की बात है। आप नहीं समझ सकते जो शख्स मुझे कल सही और गलत की पहचान बता रहा था, आज वही शख्स सबसे ज्यादा गलत होकर मेरे सामने आता है। आप नहीं समझ सकते कि मेरा बाप क्या है। मैं नहीं समझ सकता गन्ना, मैं नहीं समझ सकता। रेस तंजिया मुस्कुराया और उठकर दूसरे कमरे में चला गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में एक तस्वीर थी। उसने तो वो तस्वीर लाकर उसके सामने रखी। ये तस्वीर वो कैसे न पहचानती? बाबा की पुरानी चीजों में अक्सर उसने ये तस्वीर देखी थी। ये तो बाबा की तस्वीर है उनके दोस्तों के साथ। आप ये तस्वीर मुझे क्यों दिखा रहे हैं? रेस खनवा से उलटते हुए पूछा। तुम इसलिए रो रही हो कनवा क्योंकि तुम्हारा बाप बदकिरदार है? तुम्हारा बाप गलत है? नहीं कनवा, तुम्हारा बाप गलत है और ना ही बदकिरदार। तुम्हें तो फख्र होना चाहिए अपने बाप पर। तुम मेजर अहमद की बेटी हो, एक फौजी की जो वतन पर जान उठाता शहीद हो गया। लेकिन मैं? वो एक बार फिर तंजिया मुस्कुराया। मेरी माँ ने मेरे बाप की जो पहचान मेरी नजरों में बनाई है ना, वो झूठी है। मेरा बाप कोई फौजी नहीं था, न ही किसी जंग में शहीद हुआ था, बल्कि मेरा बाप गिरा हुआ घटिया इंसान था जिसने अपने माँ बाप के कहने पर एक औरत से शादी कर ली। 8 साल तक उसे मारता पीटता रहा। उसकी जहालत की इंतहा ये थी कि उस औरत को इतना मारता कि जब वो औरत माँ बनती तो उसके बच्चे मुर्दा पैदा होते। हाँ गंदा, वो मेरा बाप था। जलादों की तरह मेरी माँ पर जुल्म करता रहा और फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर भाग गया। फिर एक दिन पता चला कि मेरे बाप को किसी अकबर शाह साईं के हाथों कत्ल हो चुका है। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती कि मेरा बाप फौज में शहीद हो गया। वो बहुत अच्छा इंसान है और मेरी नजरों में मेरे बाप की इज्जत दिखाना चाहती, इसलिए ये तस्वीर उसने संभाल कर रखी थी। लेकिन निकाह वाले दिन यही तस्वीर मैंने तुम्हारे घर पर देखी थी। मैं सोच में पड़ गया कि मेरे बाप की तस्वीर तुम्हारे घर में क्या कर रही है। मुझे तुम्हारे बाप के बारे में जानने का कोई शौक नहीं था करना, मैं तो बस अपने बाप के बारे में जानना चाहता था। उस दिन भी मैंने अपने बाप के बारे में जानने के लिए लाला से उसका माजी पूछा था। जिस लाला को तुम गुनहगार कहती हो ना, उस गुनाह में मेरा बाप भी शामिल था। हाँ गनवा, आसिफ खान मेरा बाप था, जिससे मेरी माँ एक शहीद फौजी कहती है, जिसे मेरी माँ नहीं जानती कि मैं जानता हूँ कि आसिफ खान कितना घटिया और गिरा हुआ इंसान था और मैं अपनी माँ को बताना भी नहीं चाहता। बस इतना कहकर वो कमरे से निकल गया, जबकि गनवा के लिए फर्क करना मुश्किल था कि उसका गम बड़ा है या उसका। अबान मजे से सो रही थी जब तेज गोली की आवाज से अचानक उसकी आंख खुली। वो घबरा कर उठी और बाहर निकल आई। राहत बाबा, ये गोली चलने की आवाज कहाँ से आई है? राहत बाबा हाल में खड़े कांप रहे थे। आप ठीक तो हैं बाबा? क्या हुआ बताएं मुझे। शाह कहाँ है? वो ठीक तो है? एक अजीब से खौफ मुंह से घेरा था। बाबा ने बाहर की तरफ इशारा किया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती दरवाजे की तरफ आई कि अचानक कोई गोली चलने की आवाज आई। उसने फौरन से छान कर बाहर की तरफ देखा, जबकि इस बार उसके भी हाथ पैर कांपने लगे थे। उसने बाहर की तरफ देखा तो शाह हाथ में रिवॉल्वर पकड़े 3 कुत्तों का निशाना ले चुका था। अब एक ही कुत्ता बाकी बचा था। या अल्लाह, वो दौड़कर बाहर की तरफ आई जब एक और गोली चली और आखिरी कुत्ता भी जमीन पर गिरा था। शाह, आपने ये क्या किया? क्यों मार दिया इन बेज़बानों को? अबान की आंखों में आंसू आए।
प्रिंसेस, तुम भी हद करती हो। जब ये भौंकते हैं तब तुम रोती हो, जब मैं तुम्हें इनके पास आने को कहता हूँ तब तुम रोती हो, अब ये मर चुके हैं तब भी तुम रो रही हो। देखो, इस तरह से रोना बंद करो, मुझे ये आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। उनसे डरती थी ना तुम, इनसे डरती थी ना तुम, ये तुम्हें खौफजदा करते थे ना, इनकी वजह से तुम पूल के पास आकर नहीं बैठ रही थी ना, बस इसलिए मैंने ये किस्सा ही खत्म कर दिया। अब तुम आजादी से इस घर में घूम सकती हो, जो चाहे कर सकती हो, ये घर तुम्हारा है, इस घर के जरे जरे पर तुम्हारा क्या, प्लीज तुम खुश रहा करो। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। उसका हाथ पकड़कर वो अंदर ले आया, जबकि अबान का सारा ध्यान अभी भी उन लाशों पर था। शाह, आपको तो डॉग्स बहुत पसंद है ना, फिर आपने उन्हें क्यों मार दिया? मैंने तुमसे कहा था ना प्रिंसेस, तुमसे ज्यादा मुझे इस दुनिया में और कुछ नहीं पसंद। तुमसे ज्यादा मोहब्बत तुम्हें अपने आप से भी नहीं करता। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, उसे हाल के सोफे पर बिठाकर टेबल में पड़ा डब्बा उठाकर उसको दिया। तुम्हें मेरा फोन पसंद था ना, इसलिए मैं बिल्कुल अपने जैसा फोन लाया हूँ तुम्हारे लिए। इसमें तुम अपनी सहेलियों से, अपनी बहन से, आराध्या से, हमजा से, किसी से भी बात कर सकती हो। शाह ने उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाते हुए कहा, क्या मैं अभी से भी बात कर सकती हूँ? अबान खुशी से वो उछलते हुए बोली, हाँ मेरी जान, तुम अपने आप ही से भी बात कर सकती हो, लेकिन सबसे ज्यादा सिर्फ मुझसे और बात करनी होगी। मुस्कुराते हुए फोन उसके हवाले कर दिया। इसमें गेम्स भी हो जाएंगे। अबान ने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा, मेरी जान, तुम जो चाहोगी वो सब कुछ हो जाएगा। आज अलीजा मिलने आएगी तुम्हें, मेरे ऑफिस की वर्कर है और आएगी ही लेने, तुम्हें अपने साथ पार्लर लेकर जाएगी और फिर शॉपिंग, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। शाह ने मुस्कुराते उसका गाल थपथपाया और अंदर चला गया, जबकि अबान भी अभी तक अपने हाथ में अपनी बात से बहन करने का इकलौता जरिया लिए खुश हो रही थी। हमने इस वक्त अपने बीमार दादा के कमरे में बैठा उसे घूर रहा था। उसने ये पूछने की भी जहमत ना की कि उसका हाल अब कैसा है, जबकि उसका दादा दिलावर मलिक कब से उसे नजर मिलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हमजा बेटा, उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मुझे वो बताएं जो मुझे बताने के लिए आपने बुलाया है। हमजा का लहजा सर्द मोहरी लिया हुआ था। हमजा बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया, मैं सही और गलत में फर्क नहीं कर पाया, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। देखिए मास्टर दिलावर मलिक, मैं ये सब कुछ सुनने के लिए यहाँ नहीं आया। प्लीज आप मुझे वो बताएं जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। हमजा से उसकी तकरीरें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये वो शख्स था जिसकी वजह से उसका बाप मर गया और फिर उसे एक बदकिरदार औरत की औलाद कहकर सड़क पर छोड़ दिया गया। वो कैसे उस शख्स को माफ कर देता जो आज उसे अपना पोता कह रहा था। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जैसे कि तुम्हें पता है कि मेरे 2 बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा अयाश था, उसने एक लड़की के साथ ज्यादती की और फिर उस लड़की ने उस पर केस किया तो वो केस हार गया। मजबूर होकर मैं उसकी शादी उसकी लड़की के साथ करवाना चाहिए तो वो नहीं माना। मैंने कहा मैं तो उसे जायदाद से आग कर दूंगा, तो उसने मजबूर होकर उस लड़के से शादी कर ली। लेकिन ना तो उसे अपने गुनाह का एहसास था और न ही अपने होने वाले बच्चे से हमदर्दी। हत्ता कि वो बाप बन गया, लेकिन फिर भी उसे अपनी अयाशियां नहीं छोड़ी। फिर एक दिन वो कहीं भाग गया, मुझे कुछ इल्म ना था आखिर वो कहाँ गया। फिर 1.5 साल बाद अचानक वो घर वापस आया और अचानक ही उसने अपनी बीवी बच्चे को अपना लिया। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी। उसी दौरान मेरा दूसरा बेटा और तुम्हारा बाप वकार कॉलेज में अचानक किसी लड़की से शादी करके आ गया। मैं अभी भी एक सदमे से न निकला था कि तुम्हारे बाप ने मुझे दूसरा सदमा दे दिया था। गुस्से में आकर मैंने तुम्हारे बाप को घर से निकाल दिया। मैं ऐसा हरगिज़ न करता हमजा, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ एक बदकिरदार औरत है। हमजा के लिए ये अल्फाज किसी जहरीले खंजर से कम न थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत के बैठा रहा क्योंकि आज वो अपने सब सवालों का जवाब लेने आया था। हाँ हमजा, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम्हारी माँ एक बदकिरदार औरत थी। उसने मेरे बेटे को दौलत के लिए फंसाया तो ये सब कुछ उसने किसी और के नहीं बल्कि मेरे बड़े बेटे सलमान के कहने पर किया था, क्योंकि वो सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था। फिर कुछ साल बाद मुझे पता चला कि वो औरत ही भाग गई है तुम्हारे बाप को छोड़कर। मैंने वकार को फोन किया, मैंने उसे कहा कि वो घर वापस आ सकता है, लेकिन हमजा को मैं कबूल नहीं करूंगा। ये कहते उन्होंने नजरें चुराई, लेकिन हमजा उनके चेहरे की तरफ देखने की गलती ना की। फिर वो खामोश हो गए। बोलते रहे प्लीज, मैं सुन रहा हूँ, हमजा आहिस्ता से बोला। लेकिन उसने घर वापस आने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वो घर वापस जरूर आएगा, लेकिन अपने बेटे के साथ, और उसे इस घर में उसकी माँ नहीं बल्कि बाप से पहचान दी जाएगी। हमजा की सारी परेशानी, सारी तकलीफ एक पल में उसका बाप दूर कर गया था। हाँ, उसका बाप जो उसे बेतहाशा चाहता था, जिसने अपनी औलाद के लिए अपने बाप तक को छोड़ दिया। एक मगरूराना मुस्कुराहट ने हमजा के लबों को छुआ। हाँ, उससे गरूर था आज अपने बाप पर। मैं उसे मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका जवाब हर बार ही इनकार में आया। फिर एक दिन मैं उसे मिलने के लिए बुलाया।
जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो मैंने देखा तुम्हारी माँ तुम्हारे ताया सलमान के कैबिन से निकल रही थी। मैं सलमान के पास गया और उससे पूछा कि ये औरत मेरे ऑफिस में क्या कर रही है। तो सलमान ने कहा ये वकार से तलाक चाहती है इसलिए वो यहाँ आई है। मैंने वकार को फोन करके ये बात बताई तो उसने कहा वो औरत से मिलना चाहता है। ऐसा ही हुआ, वो दोनों आखिरी बार तलाक के लिए मिल रहे थे जब उनका कार एक्सीडेंट हुआ, और ये कार एक्सीडेंट करवाने वाला कोई और नहीं तुम्हारा ताया सलमान था हमजा। ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि मैं सारी जायदाद दोनों भाइयों में आधी आधी तकसीम कर दी और ये बात सलमान को गवारा ना थी। वो सारी जायदाद हासिल करना चाहता था जिसकी वजह से उसने अपने सगे भाई को कत्ल करवा दिया। मैं इस औरत की औलाद को अपनी औलाद का दर्जा नहीं देना चाहता था। ये सारी बातें कुछ अर्से पहले मुझे सुफियान ने बताई हैं। कौन सुफियान? हमजा ने पूछा। सलमान का बेटा सुफियान मलिक। अपने कहे के एन मुताबिक शाह की सेक्रेटरी से लेने आई थी। अजीब किस्म की लड़की थी, ना कुछ बोलती थी और ना ही कोई रिएक्ट करती थी। वो लड़की कम रोबोट से ज्यादा लग रही थी। अबान ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की। जब वो आगे से ठीक से ना बोली तो अबान ने ही बुलाने छोड़ दिया। बस एक ही रट, यस मैडम, यस मैडम। उसने अपने मकसद से हटकर अबान से एक बात भी ना की। जरूर ये शाह नहीं कहकर भेजा होगा। शाह को अपनी कंपनी में कम बोलने वाले और ज्यादा काम करने वाले लोग पसंद थे। वो खुद भी ऐसा ही था, अपने अलावा किसी को अहमियत न देने वाला। 20 साल पहले जब लाला के आदमी ने उसे गोली मारी तो वो सारी रात इसी जगह पर पड़ा रहा। फिर जब सुबह वहां से कुछ लोगों का गुजरा हुआ तो एक जली हुई लाश के साथ एक और लाश देखी। गौर से देखने पर पता चला कि वो लाश नहीं बल्कि बच्चा जिंदा है। वो लोग उसे अस्पताल ले आए। शाहजर जिंदा बच गया, लेकिन 3 माह तक कोमा में रहा। 3 माह के बाद घर वापस आया तो वहां से ना तो उसकी आनी थी और ना ही रिमशा। उसने उन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई न मिला। यतीम खाने में उसे उसके साथ एक और बच्चा मिला। उसे अपने दिल के बहुत करीब लगा। हमजा और वो हमेशा साथ रहने लगे। जिंदगी की ठोकरों ने शाह को बहुत सख्त दिल बना दिया। जितना सख्त दिल हमजा इतना ही नम दिल। शाह जितना सख्त दिल था, हमजा उतना ही नम दिल। उसके नम दिल होने की वजह से वो अक्सर मार खा जाता। यही वजह थी कि उसकी कंपनी में हमजा का हिस्सा 20% जबकि उसका 80% था और उनकी कंपनी इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी कंपनियों में शामिल हो रही थी। अवान ये सोचकर बहुत खुश थी कि उससे बातें करने वाला कोई मिलेगा। उसका ख्वाब चकनाचूर हो गया। हाँ, लेकिन पॉला वाली लड़कियों ने उसकी बहुत तारीफ की और बहुत सारी बातें भी की। फिर जब उन्होंने पूछा कि वो इतनी कम उम्र में शादी क्यों कर रही है तो जवाब सेक्रेटरी की तरफ से आया कि ये लव मैरिज है। उसका जवाब सुनकर अबान का तो मुंह खुले का खुला ही रह गया। अगर वो अबान से बदला ले रही थी तो ये बदला बनता था, क्योंकि आज अबान ने उसे इतना तंग किया था कि वो 4-5 बार शाह को फोन करके उसकी शिकायत लगा चुकी थी, लेकिन शाह इसे टांट देता, जिसकी वजह से वो हर थोड़ी देर बाद उसे घूरी से नवाजती। और फिर आज के दिन के लिए शाह की सेक्रेटरी की सजा मुकम्मल हुई और वो उसे लेकर बड़े हॉल में एंटर हुई। हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। शायद सारे शहर को इनवाइट किया गया था। आराध्या भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसने और मिशी ने एक जैसे कपड़े पहने थे। आराध्या उसे स्टेज पर चढ़ाने में मदद की, क्योंकि सेक्रेटरी तो उसे हॉल में छोड़ते ही गायब हो गई थी। उसे अपनी जान छुड़ाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। अब वो आराध्या को अपने सारे दिन की कारस्तानी सुना रही थी जब ध्यान शाह पे गया, जो उसे अपनी नजरों के साथ में लिए जान लुटाती नजरों से देख रहा था। उसे इस तरह से देखने पर अबान का दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आकर बैठा। अगर मुझे अंदाजा होता कि तुम इतनी खूबसूरत लगोगी तो मैं घूंघट का भी इंतजाम करता। उसके कान के करीब सरगोशी करता आहिस्ता से उसके गाल चूम गया। हॉल में सब मेहमानों के सामने शाह की इस तरह की हरकत अबान को पानी पानी करके वो नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। बस एक बार अपनी आंखों से अपने मगरूर नागवर शहजादे को देखना चाहती थी। वो मुकम्मल निकाह में थी, कोई उसे पहचान न पाए। सबकी नजरों से बचकर अंदर दाखिल हुई। उसका मकसद शाह को एक नजर देखना था। न जाने कितना बड़ा हो गया होगा वो, मैं जाने कैसा दिखता होगा वो। जिस दिन सलमान उसे कोठे पर बेच कर गया था उस दिन उसने कहा था कि शाह मर चुका है, लेकिन उसका शाह जिंदा था। उसके सारे दुश्मन शिकस्त खा चुके थे। आसिफ मर चुका था। लाला अपनी हरकतों पर शर्मसार दर भटक रहा था, जबकि सलमान अक्सर उसे उस कोठे पर मिलने आता था। उसे अपनी हरकतें ना छोड़ी। जब एक दिन उसका पता करने उसके पीछे पीछे उसका 16 साल का बेटा सुफियान आया। सुफियान मलिक अपने बाप जैसा हरगिज़ नहीं था। वो एक नेक इंसान था। उसकी माँ ने उसकी तरबियत बहुत अच्छे से की थी। नगीन ने उसे अपना निशाना ना बनाया। वो सलमान से अपना बदला लेना चाहती थी। उस वक्त उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके सामने कोई मासूम बच्चा खड़ा है। उसने सुफियान को अपने बाप के खिलाफ कर दिया और अपने आप पर बीती हर बात बता दी। सुफियान ने उस कोठे में आकर कभी अखलाक से गिरी हरकत ना की थी। उसका उन औरतों में किसी के साथ भी कोई ताल्लुक ना था। फिर एक दिन रिमशा को उस बाप के
उसका बाप कोठे पर छोड़कर गया। वो उसका असीर हो गया। रिमशा को लेकर उसका इरादा गलत ना था। वो उससे निकाह करके खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहता था, जिसके लिए उसने निगाह बेगम को बहुत रकम दी थी। रिमशा को लेकर निगाह बेगम के अंदर भी एक नई गोशा पैदा हो गया। उसकी अपनी बेटी का नाम भी रिमशा ही था। उसे इस बात की खुशी थी कि सुफियान उसे अपने निकाह में लेना चाहता है, लेकिन उसी रात रिमशा कोठे से भाग गई और ये बात निगाह बेगम को गवारा न थी कि उसके कोठे से कोई लड़की भाग जाए। महफिल अपने अरूज पर थी। हर कोई अपने अपने ध्यान में था। हमजा मिशी को संभाल रहा था, जबकि आराध्या अबान के मुंह से शाह की सेक्रेटरी के बारे में सुन सुनकर पक चुकी थी। अबान ने उस लड़की के साथ सिर्फ 2-3 घंटे गुजारे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अबान पर जुल्म सितम बरसों से करती आई हो। फिर खाने का सिलसिला शुरू हुआ। सब लोग खाने की तरफ मुतवज्जह हुए तो नगीन सबसे नजरें चुराकर शाह को देखने आगे बढ़ी। जब बुरी तरह से एक लड़की से टकराई, एक दूसरे को देखकर दोनों हैरान रह गई। आराध्या ने सोचा भी नहीं था कि निगाह बेगम उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाएगी, जबकि नगीन जो अपने शाह को देखने आई थी, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर उसे रिमशा मिल जाएगी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? प्लीज यहाँ से चली जाएं। अगर मेरे शोहर ने देख लिया तो वो जाने क्या करते। खुदा के लिए आप जो कुछ आपको चाहिए मैं आपको दूंगी। मैं जानती हूँ आपने मुझ पर बहुत रकम लगाई है। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगी। मैं आपको आपके सारे पैसे दे दूंगी। खुदा के लिए मेरा घर बर्बाद ना करें। मेरी एक बच्ची है। राधा उसके आगे हाथ पैर छोड़ने लगी, लेकिन निगाह बेगम को उसका होश ही कहाँ था। वो तो यहाँ अपने शहजादे से मिलने आई थी, उसे देखने आई थी। देखो लड़की, इस वक्त मेरे रास्ते से हट जाओ। और जहां तक बात पैसों की है, निगाह पैसों से कोई गर्ज नहीं है। तुमने निगाह बेगम को धोखा दिया है, जिसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। देखिए मैं आपको सारी रकम दे दूंगी जिससे आपने मुझे खरीदा, लेकिन खुदा के लिए आप मेरे शौहर तक ये बात ना पहुंचाएं कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। प्लीज मेरी जिंदगी को बख्श दें। प्लीज मुझे सुकून से रहने दें। मेरा शौहर है जो मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता है। मेरी एक बच्ची है। राधिया ने एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी। एक बात कान खोल कर सुन लो रिमशा, कोठे से भागी हुई औरत ना तो किसी की बीवी होती है और ना ही किसी की माँ। वो सिर्फ तवाइफ होती है और तुम तवाइफ हो, और तुमसे हिसाब लेने में बहुत जल्दी आऊंगी। फिलहाल मुझे कुछ और काम है। रास्ते से हट जाओ मेरे। निगाह ने उसे एक हाथ से पीछे धक्का दिया और लड़खड़ाते हुए किसी से टकराई। जब हमजा ने उसे थाम लिया। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है रिमशा। तुम्हारा शौहर तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका है। अब ये खुद ही तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे पास ले आएगा। ठीक कहा ना मैंने मलिक साहब? एक अदा से कहते हुए निगाह बेगम उसके करीब से गुजर गई, जबकि आराध्या बेयकीनी से हमजा की तरफ देख रही थी, जो न जाने कब से उसके पीछे उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह सब कुछ जान चुका है। हमजा मेरी बात सुन। इससे पहले कि आराध्या कुछ कहती, हमजा लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया, जबकि आराध्या अपनी जिंदगी को खुद से दूर जाते देखकर वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। रेस घर वापस आया तो कनवा अम्मा के पास बैठी उन्हें दवाइयां दे रही थी। रेस बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। वो उसकी जिम्मेदारियां कितनी खुश उसलूबी से निभा रही थी। उनका वलीमा सादगी से हुआ था। ज्यादा लोग शामिल भी ना थे। बस रेस के सर्कल के चंद लोग थे। अम्मा को खाना खिलाने के बाद दवाइयां देकर वो पुरसुकून से उनके साथ लेटकर सोने लगी। कनवा बेटा, तुम्हारी शादी को इतने दिन हो चुके हैं, अब तुम्हें अपने कमरे में जाकर सोना चाहिए। अम्मा ने अचानक कहा तो वो घबरा गई। हमारा बिस्तर भी बहुत छोटा है तो रात को तंग पड़ जाती होगी, तो अपने कमरे में जाकर सो जा। अम्मा ने उससे मोहब्बत से कहा। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नहीं तंग हो रही। कनवा ने जल्दी से कहा। तो ठीक है कनवा, लेकिन मेरा बेटा ठीक नहीं है और अब बेहतर होगा कि अपनी जिम्मेदारियां समझ चल जा अपने कमरे में। अम्मा ने ऑर्डर दिया। कैसे एक पल में वो माँ से सास बन गई, लेकिन कनवा की रोती शक्ल बन गई, जिस पर अम्मा बेसाख्ता मुस्कुराई। फिर बड़ी सफाई से उन्होंने अपनी ये मुस्कुराहट छुपाई और फिर से ऑर्डर दिया। वो तेरे सर का साई है, उसकी जरूरतों का ख्याल रखना तेरा फर्ज है। चल फटाफट निकल यहाँ से, अपने कमरे में जा। अम्मा चेहरे पर मसनूई गुस्सा सजाकर कहा। अम्मा, कनवा ने कुछ कहने की कोशिश की। चल निकल, अम्मा ने फिर से कहा। अब बिल्कुल भी अच्छी सास नहीं है, जालिम है आप। कनवा रोती शक्ल बनाते उठकर कमरे में आ गई, जहाँ रेस मजे से बेड पर लेटा शायद सो रहा था। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, जहाँ शायद कहीं सोने की जगह मिल जाए। ना तो उसी कमरे में कोई सोफा था और ना ही बेड के अलावा सोने के लिए कोई और जगह। शायद वो जमीन पर भी सो जाती अगर आज सुबह किचन में उसने कॉकरोच न देखा होता। वैसे तो वो कॉकरोच से ज्यादा डरती नहीं थी, लेकिन वो इतनी भी बहादुर नहीं थी कि कॉकरोच के साथ जमीन पर सो जाए। अपना दिल बहादुर करती वो रेस के बेड के करीब आई और सिमट कर एक कोने में सोने लगी, जब अचानक रेस ने उसका हाथ थामा और अपने करीब खींच लिया। और कितना तक पाने का इरादा है मिसेस? बंदे में इतनी हिम्मत थी। उसके कान के करीब सरगोशी करता उसे खुद में सिमट गया। कनवा चाहकर भी उसकी मोहब्बतों के आगे मुज़ाहमत ना कर पाई। वो उसे अपने प्यार की बारिश में भिगोता उसका पुरपुर अपने नाम कर गया।
शाह ने अकेले ही सब मेहमानों को संभाला। हमजा न जाने कहाँ जा चुका। तब तक सारी जिम्मेदारी हमजा ने संभाली थी, लेकिन वो अब अचानक ही कहीं गायब हो गया था। उसने हर तरफ हमजा को ढूंढा। हमजा तो कहीं नहीं मिला, लेकिन आराध्या जरूर मिल गई। आराध्या भाभी, आपका शोहर कहाँ है? बताएं, मुझे उसकी खबर लेता हूँ। निकम्मा कहीं का, सब कुछ छोड़ छाड़ कर न जाने कहाँ चला गया। खैर जो भी हो, मैं कब से उसे फोन कर रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा। आप उसे फोन कर और कहें यहाँ मेहमानों को संभाले। शाह ने कहा। मिशी कहाँ है? शाह ने उसके साथ मिशी को न देकर पूछा। मेरे ख्याल में हमजा उसे घर ले गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। आराध्या ने जल्दी से बहाना बनाया। मुझे लग रहा है आराध्या भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। देखें अपनी आंखें कितनी सुर्ख हो चुकी हैं। चले आइए, मैं आपको भी घर छोड़ आता हूँ। शाह ने उसकी हालत देखते हुए कहा। नहीं शाह भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चाहे मेहमानों को संभालें, तब तक मैं अबान के पास बैठती हूँ। बस इतना कहकर वो एक बार फिर से स्टेज पर आ गई। उसका सब कुछ खत्म हो रहा था। हमजा यहाँ से जा चुका था, शायद हमेशा के लिए उसे छोड़ कर चुका था, लेकिन अपनी सफाई देने के लिए वो एक बार तो इससे जरूर मिलेगी। हाँ, मैं बताऊंगी उसे कि जो कुछ भी उसने सुना उसकी कोई गलती नहीं थी। कैसे यकीन दिलाऊंगी कि मैं अपने शोहर को कि मैं एक तवाइफ नहीं हूँ। मैं कब से आपसे बातें कर रही हूँ और आप हैं जो अपनी सोचों में डूबी हुई हैं। अबान ने एक बार फिर उसका कंधा हिलाते हुए अपनी तरफ मुतवज्जा किया। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? अपनी सोचों से निकल कर वो अबान की बात सुनने लगी, जो अभी तक शाह की सेक्रेटरी की शिकायतें लगाने में मसरूफ थी। महफिल खत्म होने के बाद शाह ने अबान और आराध्या को अपने साथ चलने का कहने लगा। आराध्या को इस घर के गेट पर छोड़कर अबान को लेकर चला गया, जबकि आराध्या आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते अपने घर में जाने लगी, जिसने उसे और उसके शौहर हमजा ने मोहब्बत से बनाया था। कितनी यादें थी इस घर में उनकी। तो क्या ये सब कुछ उससे छिन जाएगा? हमजा की मोहब्बत और मिशी, या खुदाया मेरी मदद कर। उसने अंदर आकर दरवाजा खोला, जो कि लॉक नहीं था। हमजा सोफे पर मिशी को लेकर बैठा हुआ था। उसे आता देखकर उसने मिशी को सोफे पर लिटाया, जो शायद सो चुकी थी, और खुद उठकर कमरे में चला गया। आराध्या एक बार फिर से अपनी किस्मत पर रोने लगी। निगाह बेगम वापस आई तो उसकी सोच हमजा और आराध्या के गिर्द घूम रही थी। उसने कितना गलत किया। उसने आराध्या को हमजा की नजरों में गिरा दिया। कैसे बेयकीनी से वो आराध्या को देख रहा था। उसने तो आराध्या की जिंदगी बचाने के लिए सुफियान के साथ उसकी शादी करने का फैसला किया था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ गलत हो गया था। आराध्या भागकर किसी और से शादी कर चुकी थी। उसकी एक बच्ची भी थी। वो अपनी जिंदगी में मुतमिन और खुश थी, लेकिन निगाह ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो अपने गिल्ट में थी। वो उठी और जान बिछाकर नमाज अदा करने लगी। उसे पता था जो कुछ उसने किया वो गलत है, लेकिन सुफियान मलिक की नजरों में उसने आराध्या के लिए सच्ची मोहब्बत देखी थी। सुफियान मलिक जो 16 साल की उम्र में इस कोठे पर आ रहा था, जिसने आज तक किसी औरत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा था। उसने आराध्या से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था, जिस पर निगाह ने सुफियान से वादा किया था कि उसकी शादी उसके साथ जरूर करवाएगी और सलमान के सामने जाकर कहेगी कि देखो तुम्हारे बेटे ने एक तवाइफ से निकाह किया है। लेकिन वो ऐसा ना कर पाई। उस वक्त उसे अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। उसने कभी भी आराध्या का बुरा नहीं चाहा था, लेकिन फिर भी आज उसके साथ बुरा कराई थी। सजदे में रोकर उसने खुदा से माफी मांगी और फिर एक फैसला किया। मैं कल ही रिमशा के घर जाकर उसके शोहर को सारी हकीकत बताऊंगी। मैं उसे बताऊंगी कि अपने रिमशा की कोई गलती नहीं है, वो पाकीज़ा है। मैं रिमशा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं उसकी जिंदगी आसान जरूर करूंगी। इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है। आराध्या को घर छोड़ने के बाद अब शाह अबान को घर लेकर जा रहा था। वो खामोशी से गाड़ी चला रहा था, जबकि अबान का सारा ध्यान कराची की जगमगाती सड़कों पर था। मुल्तान में वो ऐसी जगह पर रहती थी जहाँ गहमा गहमी बहुत कम थी, लेकिन शाह कराची के शहर के बीचों बीच रहता था। अबान को ये रोशनियों का बड़ा शहर बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उसकी वजह से वो अपने घर वालों से दूर हो गई थी, जिसका उसे अफसोस भी था। लेकिन ये बात अलग थी कि जिस दिन से शाह ने मोहब्बत से उसे अपने प्यार का एहसास दिलाया था, उसे बताया था कि उससे प्यार करता है, उस दिन से अबान के दिल में भी उसके लिए अजीब सी फीलिंग्स पैदा होने लगी थी। सही तो ये था कि अबान के दिल पर दस्तक देने वाला पहला शख्स था। अबान उसे चाहे या ना चाहे, लेकिन उसका दिल उसे चाहने लगा था। क्या इरादा है बानी, आज हम सड़क पर ही ना सो जाएं? शरारत से पूछा। हाय सच्ची, ऐसा हो सकता है? उसकी शरारत को समझकर अबान ने शरारत से कहा, जिस पर शाह कहका लगाकर हंस दिया। पागल हो तुम बानी। शाह हल्का सा बड़बड़ाया। आपसे थोड़ा कम। अबान उसी के अंदाज में उसकी बात सुनकर बड़बड़ाई। शाह ने फिर से कहका लगाया। आइसक्रीम खाओगी? मोहब्बत से पूछा। हाय सच्ची? अबान खुशी से चहकते उसकी तरफ पलटी। हाँ मुच्ची। चांद लुटाती नजरों से उसे देखते हुए मोहब्बत से कहा और रास्ते में आने वाले पहले आइसक्रीम पार्लर पर गाड़ी रोकती। अब यहाँ हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही थी। उसे गाड़ी में बैठने का बोलकर शाह आइसक्रीम लेने चला गया, जबकि अबान का गाड़ी में बैठने का कोई इरादा न था। पहले थोड़ी देर शाह के डर से वो गाड़ी
के अंदर ही बैठी रही और गाड़ी की थोड़ी सी खुली खिड़की से अपना हाथ बाहर किया, लेकिन फिर आखिर थक हार कर आहिस्ता से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। हल्की हल्की ठंडी ठंडी बूंदाबांदी उसके चेहरे को भी भिगोने लगी। इस वक्त वो मुकम्मल बनीनी के ड्रेस में थी। खूबसूरती से किया गया मेकअप अब वो दुल्हन के रूप में क़यामत ढा रही थी। शाह ने जब दुकानदार की नजरों के फोकस में अपनी बीवी को देखा तो एक पल के लिए उसके माथे की रगें सामने वाज़ेह होने लगी, लेकिन खुद पर जब्त करते हुए उसने आइसक्रीम उठाई, जल्दी से वापस आ गया। गाड़ी में बैठो, सर्द लहजे में कहा गया। अपने पीछे अचानक शाह की आवाज सुनकर अबान चौंकी। आप इतनी जल्दी आ गए? अबान हल्की सी मिनमिनाई, लेकिन शायद शाह ने सुना नहीं। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो अंदर बैठा तो अबान भी फौरन अंदर बैठ गई। अबान ने 2-3 बार नजरें उठाकर शाह की तरफ देखा, लेकिन शाह का ध्यान सिर्फ गाड़ी चलाने पर था। वो उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर छाया गुस्सा साफ बता रहा था कि अबान की हरकत पसंद नहीं आई उसे। अब कहीं मुझे फिर से कोई सजा ना सुना दे, लेकिन इन्होंने तो कहा था कि मुझे कोई सजा नहीं देंगे। हाँ, लेकिन ये भी तो कहा था कि अगर कोई गलती नहीं करूंगी तो। अबान अपनी सोचों में मसरूफ थी जब गाड़ी अचानक वीरान सड़क के बीचों बीच रुकी। ये मैं देखने के लिए नहीं लाया था, खाओ इसे, इसने आइसक्रीम की तरफ इशारा करते हुए कहा। अबान एक नजर आइसक्रीम की तरफ देखा और फिर शाह को सीले चेहरे को, फिर जल्दी से आइसक्रीम का पैक खोला और उसे खाने लगी। पहले तो बड़ी आसानी से शाह से बात करी थी, लेकिन अब शाह को गुस्से में देखकर उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो आइसक्रीम का ही पूछ ले, जबकि वो 2 आइसक्रीम लाया था, यानी कि एक अपने लिए लाया होगा। लेकिन बेचारी ठंडी ठंडी आइसक्रीम शाह के गुस्से को ठंडा नहीं कर सकती थी, यह अबान जानती थी, इसलिए खामोशी से उसने अपनी आइसक्रीम खाना ही बेहतर समझा। एक बात जो वो समझ नहीं पा रही थी कि वीरान सड़क में गाड़ी रोककर आइसक्रीम खाने की क्या वजह हो सकती है। अरादे आपी ने कहा था कि हमारा घर इनके घर के बहुत करीब है, तो हम इतनी देर से घर जा रहे हैं, हम पहुंच क्यों नहीं रहे? अबान के दिल में मचलता सवाल वो जो कब से पूछना चाह रही थी आखिर पूछ ही लिया, क्योंकि पहले उससे शाह के साथ सफर करने में मजा आ रहा था, लेकिन अब शाह का गुस्सा उसकी जान निकाल रहा था। मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना चाहता था, मैंने सोचा मौसम अच्छा है, चलो तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। शाह का लहजा थोड़ा नम था, शायद अपने गुस्से पर कंट्रोल कर चुका था। तो फिर चले ना, हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं? अबान ने मासूमियत से पूछा। चलते हैं, शाह उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन 15 मिनट के बाद बारिश फुल स्पीड में शुरू हो चुकी थी। जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलो, शाह ने कहा और खुद भी गाड़ी से बाहर निकलने लगा। शाह, क्या हो गया आपको? बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, हम भीग जाएंगे, अबान ने समझाना चाहा। पानी, तुम वहाँ आइसक्रीम पार्लर के बाहर भी तो भीग रही थी ना, जल्दी से बाहर निकलो, शाह ने सख्त लहजे से कहते हुए। अबान फौरन गाड़ी से बाहर निकल आई। इन बारिशों से हमारी पहली याद जुड़ी है अबान, मैंने तुम्हें पहली बार इस बारिश में देखा था और वहीं अपना दिल हार बैठा। ये बारिश का मौसम मेरे लिए बहुत अनमोल है, जिसे मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। शाह और अबान पूरी तरह से भीग चुके थे। शाह उसका हाथ पकड़कर सड़क के बीचों बीच ले आया, जबकि अबान उसके चेहरे पर गुस्से के तासरात को ढूंढ रही थी, जो अब कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मैं इस खूबसूरत रात का हर लम्हा अपनी जान के साथ गुजारना चाहता हूँ। अबान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम कभी नहीं समझ सकोगी कि मेरे लिए ये एहसास क्या है, तुम सिर्फ मेरी हो। शाह उसका चेहरा अपने हाथों में लिए जा बजा उसके चेहरे को चूम रहा था, जबकि उसकी हरकतों पर अबान को बस आगे पीछे देखने की पड़ी थी कि कोई आ ही न जाए। शाह, कोई आ जाएगा। अबान ने अपना आप छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, फिर थक हार कर उसी से कहने लगी, कोई नहीं आता इस सड़क पर, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ तुम। बस इतना कहकर वो एक बार फिर से उसके जबकि उसके पैरों में बजती बाजीत की छन छन, हाथों की चमकती चूड़ियां शाह को भी खुद की जा रही थी। शाह, प्लीज घर चलें, अबान ने मुस्किन सी शक्ल बनाकर कहा। शाह जानता था कि उसकी शिद्दतों के आगे ये नाजुक सी लड़की बहुत कमजोर है, इसलिए शाह ने उसका चेहरा छोड़कर उसका हाथ थामा। 2 शर्तों पर चलेंगे, शाह ने मोहब्बत से कहा, जबकि उसकी शर्तों का सुनकर अबान के कान सूख हो चुके थे। क्या शर्तें हैं? अबान ने बड़ी मुश्किल से लफ्ज अदा किए, न जाने वो क्या मांग बैठे। हाँ, जानवर, इतनी भी बड़ी शर्तें नहीं है कि तुम इस तरह से कपकपाओ। शाह ने उसे खींचकर एक बार फिर से अपने करीब किया। शर्त नंबर 1, तुम्हें मुझे किस करना होगा। शर्त नंबर 2, इस बरसती बारिश में मेरे साथ ही सड़क पर डांस करना होगा। शाह ने जल्दी से अपनी शर्तें बताई, चेहरे पर शरारत वाज़िह थी। एक शर्त तो मुझे मंजूर है, दूसरी मंजूर नहीं। नहीं, अबान जल्दी से बोली, लेकिन फिर भी जबान लड़खड़ाई। नहीं जानवन, आपको दोनों शर्तें पूरी करनी होगी, वरना आप घर नहीं जा सकती, लेकिन फिलहाल तो अपनी शर्त नंबर 1 पूरी कीजिए। शाह ने उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब करके कहा, इससे
इससे पहले कि उसके लबों पर छुपता, अबान ने उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया। मुझे शर्त नंबर 2 टांसली मंजूर थी। अबान जल्दी से बोली। इस पर आवाज में लड़खड़ाहट कम हो चुकी थी। शाह ने कहकर लगाकर अपना हाथ उसके सामने किया, जो अबान ने फौरन थाम लिया। शाह ने खींचकर उसे अपने करीब किया। शाह का एक हाथ अबान की कमर पर था, जबकि दूसरा हाथ में उसने अबान का हाथ थाम रखा था, और अबान का एक हाथ शाह के कंधे पर था और दूसरा शाह के हाथ में कैद था। शाह हल्के से अपने साथ मूव करवा रहा था, जबकि जैसे ही वो उसे घुमाता, उसकी चिनचिनाती पाए और झनकती चूड़ियां उसे एक बार फिर से अपने करीब करने पर मजबूर कर देती। कितना ही वक्त ऐसे ही गुजर गया। वो दोनों एक दूसरे में खोए दुनिया यकसर फरामोश कर चुके थे। आज अबान का दिल शाह के लिए एक अलग ही तरंग में धड़क रहा था। आज पहली बार शाह उसे इतना बुरा नहीं लग रहा था जितना पहली बार लगा था। उसे शाह का उसके साथ रहना, उसका ख्याल रखना, हर वक्त इसके बारे में सोचने से ये सब कुछ उन कहानियों की तरह लग रहा था जो उसकी बहन सुनाया करती थी। उसकी बहन उसे कहा करती थी कि एक दिन उसका भी शहजादा उसे लेने आएगा। जब शाह उसे अपने साथ लेकर गया था तो वो उसे कोई शहजादा नहीं बल्कि एक दिल लगा था जो उसे अपने साथ कैद कर रहा था। लेकिन आज वहां से एक शहजादा ही उसे लग रहा था। लेकिन फिर जब याद आया कि उसकी वजह से अपनों से दूर हो गए तो उसका दिल एक बार फिर से उदास हो गया। वो शाह की मोहब्बत पर तो ईमान ले आई थी, लेकिन अपने घर वालों की दूरी की वजह से इसके दिल का एक कोना आज भी शाह के खिलाफ था। काफी देर बाद शाह से लेकर आया था और घर वापस आते इसकी जिद शुरू हो चुकी थी। वो अबान को बार बार कह रहा था कि अपनी शर्त पूरी करो, मगर अबान ने कसम खा रखी थी कि आज वो शाह की कोई बात नहीं मानेगी। वो दोनों मुकम्मल भीग चुके थे। वापस आते उन्होंने सबसे पहले कपड़े बदले। शाह जब चेंज करके बेडरूम में वापस आया तो अबान वहां नहीं थी। इस वक्त रात का 1 बज रहा था और एक ही पोजीशन में सारा दिन बैठने के बाद वो दोनों काफी थक चुके थे और अब उनका इरादा सोने का ही था। लेकिन अबान को कमरे में न देखकर शाह परेशान हो गया। ये लड़की कहाँ चली गई? खुद से सवाल करता वो कमरे से बाहर निकल गया। बानी प्रिंसेस, कहाँ हो तुम? राहत बाबा, जो अब शाह के घर आने के बाद अपने सर्वेंट क्वार्टर जा रहे थे, उसके बाद उनका बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। वो हमेशा उसके लिए दुआ करते थे कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जिसके साथ वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारे। और जब अबान उसकी जिंदगी में आई थी तो बेशक शाह हर वक्त खुश रहने लगा था। राहत बाबा पिछले 11 साल से उसे जानते थे, लेकिन उन्होंने इन 11 सालों में कभी शाह को खुलकर हंसते हुए नहीं देखा था। लेकिन जब से ये लड़की उसकी जिंदगी में आई थी वो जीने लगा था। वो अब भी उसे ढूंढ रहा था, उसे पुकार रहा था। शायद वो शाह ने जिंदगी में कभी किसी से इतनी मोहब्बत शायद शाह ने जिंदगी में कभी किसी को इतनी मोहब्बत से पुकारा हो। शाह साहब, अबान बेटी किचन में है, उन्होंने दरवाजे से निकलते हुए बताया। किचन में क्या कर रही है ये? अच्छा, आप चाय मैं देख लूंगा, शाह ने राहत बाबा से कहा। किचन की तरफ गए। पानी यार, मैं तुम्हारे सारे घर में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ, आप पियेंगे? अबान ने कहा। उससे पूछा, तुम क्यों बना रही हो? छोड़ो इसे, मैं किसी नौकर को कहता हूँ। शाह को ऐसे काम करते देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जी नहीं, किसी को भी कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद बनाऊंगी। आपने पीना है तो बताएं, वैसे भी चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। लोग कहते हैं किस्मत वालों को मेरे हाथ की चाय नसीब होती है, और आपने पीनी है तो जल्दी बताएं, वरना आप बदकिस्मत लोगों में शामिल हो जाएंगे। अबान ने जल्दी से अपनी चाय की अहमियत बताई। वो ऐसी ही थी, अगर कोई उससे प्यार से बात करे तो वो उसके लिए अपनी जान भी लुटा सकती थी, और अगर कोई गुस्सा करे तो रोककर उसे दिल से माफ कर देती। लेकिन शाह उसके साथ बहुत गलत कर चुका था, इस बात का एहसास शाह को भी था। लेकिन बानी जानी, मैं तो बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ, क्योंकि अब तो तुम भी मेरी चाय, तुम्हारी चाय भी मेरी। शाह ने तूफानी अंदाज में कहता उसे हाथ खींचकर अपने करीब कर लिया। और एक बात बताओ, इतनी रात को चाय कौन पीता है? शाह ने उसके गीले बालों को पीछे करते हुए कहा। मैं पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है चाय। अबान ने उसे अपना आप छुड़ाने की कोशिश की, मगर हाय ये शर्म जो आड़े आ रही थी। शायद छोड़ी न, अपनी कोशिश में नाकाम होकर कहा, नहीं छोड़ता। अच्छा ये बताओ तुम्हें और क्या क्या पसंद है? अपना घेरा मजीद तंग करते हुए कहा। मुझे समंदर, चूजे, काजल और पायल, अबान ने सोचते हुए बताया। बस? शाह को कुछ मायूसी हुई।